हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, देखिए जीएस की पूरी क्लास होगी और साथ ही साथ में आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे। टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, साथ ही साथ में मैसेज में भी पिन कर देंगे। और अगर आप सर्च बार पे सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके, ठीक है। वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन, ठीक है। तब आपको ऑफिशियल चैनल देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, पूरे एकदम से फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ। क्लास होनी चाहिए एकदम से वैसी वाली नहीं होनी चाहिए इनएक्टिव फॉर्म में, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मजा नहीं आता है क्लास में। तो चलिए देखते हैं कितनी एनर्जी है। लड़के आगे बढ़ते हैं या लड़कियां, शेर या फिर शेरनियां, दोनों में से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, रिप्लाई आप लोगों की एकदम से फटाफट से है। हम्म, चलिए रिप्लाई करते रहिए। क्या बात है, बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई आ चुकी है चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय सही है, बिल्कुल सही विकल्प आपके यहाँ पर बी से, सॉरी ए सही होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, यात्री भी था। यात्रा करने आया तो यात्री तो हो गई, साथ ही साथ में लेखक भी था। जो 399 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और जो नेपाल है उसके साथ गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु की यात्रा पर आया था। उसका ये उद्देश्य था कि यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें वापस चीन ले जाने के लिए। और उसने अपनी यात्रा का एक वृत्तांत भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला इस्पात कारखाने को किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ है? राउरकेला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। राउरकेला इस्पात कारखाने को किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ है? जर्मनी है, रूस है, जापान है, अमेरिका। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? फटाफट से रिप्लाई करेंगे। हम्म, बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है जर्मनी। विकल्प ए सही होता है हमारा, जर्मनी है इसका सही जवाब है। राउरकेला इस्पात कारखाना, इसको जर्मनी का सहयोग प्राप्त हुआ और ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। पहला एकीकृत इस्पात कारखाना ये माना जाता है, पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है ये। और ये बिजली क्षेत्र के लिए एक सिलिकॉन, ये बिजली क्षेत्र के लिए सिलिकॉन इस्पात, तेल और गैस क्षेत्र के लिए उच्च क्वालिटी की पाइप और पैकेजिंग उद्योग के लिए टिन की प्लेटें तैयार करने वाला एकमात्र इस्पात कारखाना माना जाता है। और आप कहेंगे कि इसका ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है। आप जब थोड़ा सा ऐसे वाला एग्जाम देंगे ना, थोड़ा सा टफ वाला, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कौन सा आपका स्टेट है? ये स्टेट कहाँ से बिलोंग करेगा ये? गुजरात है, राजस्थान है, ओडिशा है? कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर? इसका सही जवाब होगा ओडिशा है। और ये ओडिशा का एक जिला है जिसका नाम है सुंदरगढ़ जिला, वहां पर है। कहाँ पर है? सुंदरगढ़ जिला। सुंदरगढ़ जिले में सुंदर चीजें हो रही हैं, जो कि राउरकेला इस्पात कारखाना है। अगला प्रश्न हमारा, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से बताइए। हम्म, बिल्कुल। और फास्ट रिप्लाई। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? किन दो देशों को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य? चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं किसकी रिप्लाई पहले आती है। एकदम से पहले नंबर की रिप्लाई किसकी आती है? सही जवाब हो जाता है पाक जल संधि, तमिलनाडु और श्रीलंका। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु तो है नहीं विकल्प में, तो भारत है। तमिलनाडु कहाँ पर है? भारत में ही तो है। अच्छा, तमिलनाडु पाकिस्तान में भी है क्या? ओके, तो ये जो तमिलनाडु है कहाँ पर है? तमिलनाडु
ये भारत में ही है, ये एकदम जग जाहिर वाला क्वेश्चन है। तमिलनाडु और श्रीलंका का जो उत्तरी प्रांत है उससे में मतलब स्थित है, और ये जो पाक पूर्वोत्तर में जल संधि है, पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार खाड़ी को जोड़ती है, और बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक जल मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका में इस समय कुछ चीजें चल रही हैं, आपको करंट में जाननी चाहिए, आपको हम कराएंगे भी क्वेश्चन। भारत में सोना सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में सोना कहां पर? ओके, सही जवाब यहां पर हो जाता है सर्वाधिक सोने का उत्पादन, विकल्प आपका बी से होता है, कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके अलावा कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश है और झारखंड में भी, आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भाग में सोना पाया जाता है। और अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, यहाँ पर कर्नाटक के अगर डाटा की बात करते हैं तो कर्नाटक में लगभग लगभग 88.7% सोना पाया जाता है, और वो भी कहां से? कोलार और बारवाड़ है, हसन है और रायपुर जिला है, तो यहां से निकाला जाता है सोना। क्या निकाला जाता है? सोना। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कौन आगे चल रहा है? लास्ट में हम आपको बताते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उड़ीसा, देहरादून, गांधीनगर, 4 विकल्प के साथ यहाँ पर आएंगे। ये रहा 4 विकल्प। आपका लखनऊ छूटा जा रहा था, तो लखनऊ विकल्प में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर सही जवाब हमारा हो जाता है विकल्प आपका यही सही होता है, गांधीनगर, विकल्प सी। गांधीनगर कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या फिर उड़ीसा? उड़ीसा कौन सा सही होगा? सही विकल्प कौन सा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं है? गांधीनगर कहाँ पे है? सही जवाब बताएंगे जल्दी से। गांधीनगर कहाँ पे है? गांधीनगर कहाँ पे है? हम्म ओके, चलिए भाई जल्दी से बस। और फास्ट नहीं हो सकता? और फास्ट रिप्लाई आप लोग की नहीं हो सकती है? बहुत बढ़िया। अच्छा, गुजरात में है। चलिए भाई, विकल्प में कोई नहीं भी विकल्प है ऑप्शन ना, तो ये गुजरात में कहाँ पे है? गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1986 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वाद्य यंत्र है और कलाकार है। यहाँ पे आप लोग तुक्का मारेंगे 100%। आपको बताना है वाद्य यंत्र और कलाकार। चलिए जल्दी से बताइए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। कहाँ है पूरी एनर्जी, जोश, जुनून कहाँ पे है सबका? एकदम से दिख नहीं रहा है, फटाफट से आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है तबला। तबला के कलाकार में रविशंकर का नाम नहीं आता है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये तबला के जो कलाकार हैं जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान, ये सब हैं। रविशंकर जो है ये सितार के वादक हैं, करेक्ट। ये सितार के कलाकार हैं, सितार सितार के कलाकार है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? जी शंकर कुरूप, अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, अमिताभ घोष, कृष्णा सोबती। आसान सा क्वेश्चन है। अगला जल्दी से देखेंगे, जल्दी से, हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये इसका सही जवाब हो जाता है 55वां। लड़कियां तो एकदम से आगे चल रही हैं, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर सही जवाब हो जाता है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतन नमूदरी को दिया गया। और आपको यहाँ पर बताना है, विकल्प बी सही होता है, लेकिन लैंग्वेज कौन सी है, किस लैंग्वेज की है ये? हिंदी है। हम आपको विकल्प में बता देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इधर मलयालम चलता है, और फिर बस 3 में से बताना है आपको। ओके, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। यहाँ पर ये मलयालम के लिए इन्हें दिया गया है। और अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1960, 62, 63, 65। सही जवाब कौन सा होगा? सुबह 10 बजे की आप करंट की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी तक आप करंट करंट चिल्ला रहे थे, लेकिन जब से करंट की चल रही फिर आपका इंटरेस्ट नहीं शो होता है। तो फिर अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी। आगे यहाँ पर देखेंगे 1960, 62, 63 या फिर 65 सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होता है 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ओके, यहाँ पर सही जवाब होता है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जी शंकर कुरूप। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही जवाब होता है जी शंकर कुरूप थे। और ये कितनी भाषाओं में दिया जा सकता है? कितनी भाषाओं में? 22, 24, 25, 23। कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जा सकता है ये? हाँ, अच्छा, इसका सही जवाब होता है 22 भाषा। 24 का जो आप लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हमने अभी आपको पढ़ा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार में 24 भाषाओं में, जिसमें से 22 जो है संविधान की है, बाकी एक जो है अंग्रेजी है, दूसरी है राजस्थानी है। ठीक है, भूल जाएंगे तो दिमाग क्या ही भरा है पता नहीं। अब यहाँ पर आपको ये बताते चलते हैं, ये जो इसमें है कितना कैश कितना दिया जाता है? कैश कितना दिया जाता है? कैश कितना दिया जाता है? कैश के रूप में इसमें 1 लाख रुपए, 1 लाख नगद दिया जाता है। और वाग देवी की, वाग देवी होती हैं, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे अमिताभ घोष हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2000 देखेंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, जेनेवा है, लंदन है, मनीला है, जाकार्ता है। सही जवाब कौन सा होगा? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको जल्दी से बताना है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, लंदन, मनीला या फिर जाकार्ता। सही जवाब है, नेटवर्क ना रोने लग जाता है, इसको पता नहीं क्या है, मेरे से एलर्जी है। सही यहां पर हमारा हो जाता है, बिल्कुल सही है, विकल्प आपका सी से होता है, मनीला है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर? मनीला है। और ये इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 1960, 62, 65 या 66। सही जवाब की तरफ हम बढ़ेंगे। सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कब हुई है? 1966 में हुई है। कहां पर है? मनीला में 1966, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। और एशियाई देशों के आर्थिक विकास को आसान बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस बैंक की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कितने सदस्यों के साथ हुई थी? 31 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 जो हैं एशिया और पैसिफिक से हैं, और ये जो 19 है वो बाहरी सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आपको ध्यान से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मंदिर है, स्थान है। सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा, कोणार्क उड़ीसा में है, विरूपाक्ष मंदिर,
पट्टकल कर्नाटक है, मीनाक्षी मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, एरातेश्वर मंदिर दारासुरम है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आगे बढ़ेंगे, हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कौन सा सुमेलित नहीं है में मीनाक्षी मंदिर। ये जो है मीनाक्षी मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में नहीं है। बिल्कुल सही है, मीनाक्षी मंदिर। कहाँ गए एकदम से, लड़कियों की रिप्लाई कहाँ जा रही है? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है मीनाक्षी मंदिर एलोरा। ये महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु के मदुरै में है। अभी मैंने आपको करंट में करवाया था, ये तमिलनाडु के मदुरै में है। तमिलनाडु के मदुरै में है ये मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। और ये बताइए, ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये किसको समर्पित है? शिव को, पार्वती को, विष्णु को, लक्ष्मी को? चलिए जल्दी से बताइए। ये मंदिर आपको बताते चलते हैं, सुंदेश्वर जिसे हम कहते हैं शिव, मीनाक्षी, पार्वती को समर्पित है ये। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अभी स्वागत करवाते कायदे से, तब दोनों आंख नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और ये पांड्य राजा द्वारा बनवाया गया मंदिर है। पांड्य राजा द्वारा बनवाया गया मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? बहुत बढ़िया, पहले नंबर पे आपकी रिप्लाई होनी चाहिए, एकदम से पहले नंबर का पोजीशन एकदम से छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, फटाफट से। राष्ट्रपति संविधान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर सही जवाब, बहुत बढ़िया। ये बच्चियां आगे हैं, बच्चे आगे, दोनों की इक्वल रिप्लाई। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, भारतीय राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद, राष्ट्रपति संविधान के, भाई विकल्प आपका सी से होता है, रिप्लाई नहीं करना, सही भी रिप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान हमारा विकल्प सी से होता है, अनुच्छेद 60 है, शपथ ग्रहण करता है। बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब क्लैपिंग नहीं, वो सर उठा के ना दीवार पे फोड़ देना चाहिए। आर्टिकल 60 है, अनुच्छेद 60 है। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। चुल्लू भर पानी ले लो ना, गला सींच लो अपना। तो यहाँ पर सही जवाब होता है आर्टिकल 60 है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं एक एक चीज करके, वैसे भी बताने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि आपको चीजें आनी है नहीं बिल्कुल भी, गोबर गणेश। तो अनुच्छेद जो 72 है ना, इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। आज का नेटवर्क बिल्कुल भी सही नहीं है, क्षमादान की शक्ति प्रदान है ये इसमें, अनुच्छेद 72 के तहत। और अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, इसके तहत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, ये सारी चीजें क्लियर हुई, भगवान ही जाने। दांतों के डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल, अवतल उत्तल, कौन सा सही होगा? दांतों के डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? हमारा कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? हाँ हाँ, वो सही है, यही सही है। चलिए, दांतों के डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल है, अवतल उत्तल दोनों है, कौन सा सही होगा? आगे, दांतों के डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, एकदम से सही जवाब है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। और अगर दांत देखना है, अरे भाई दांत में क्या कितने
कीड़े लगे हुए ना वो देखना, दांत कहाँ तक गई है उसकी सारी चीजें, तो वो अवतल लेंस किसी चीज को बड़ा करके दिखाता है। हाँ, नहीं हमको हम नहीं देख पाए थे उसको, मेरा तो मसूड़ा फूला हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में। हमको लगता है मसूड़ा फूलने की वो जो देखने वाला दर्पण होगा ना, कुछ यूनिक होगा, हमको वो कहीं गोवा हुआ से मंगाया गया होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, महोबा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। चलिए एकदम से फटाफट से देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो ये जिला है आपका अपना प्रयागराज। विकल्प आपका ए सही होता है, इलाहाबाद। तो वर्तमान में ये प्रयागराज में पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप जल्दी से बताएंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही है, तो उत्तर प्रदेश लिखने की जरूरत नहीं थी, बड़े समझदार बुद्धिमान लोग। उत्तर प्रदेश लिखने की जरूरत नहीं, इलाहाबाद ही लिखिए। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, ये सबसे कम किसकी है? सबसे कम महोबा की है, सबसे कम महोबा की है। अच्छा अच्छा, ये बताइए सर्वाधिक 5 जिले वाले 5 क्या पूछना चाह रहे हैं? सर्वाधिक प्रथम पांच सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के नाम बताने। पहले हम आपको बता दिए प्रयागराज है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सही है, सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? आप महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। विकल्प आपका ए सही होता, सारनाथ है। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? विकल्प में आपके हैं कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, कौन सा सही जवाब होगा? आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ सही जवाब हो जाता है। आगे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए, लुम्बिनी सही जवाब होता है, लुम्बिनी है सही जवाब। क्या होगा? लुम्बिनी है। इनका वंश पूछा गया, पता है एग्जाम में इनका वंश पूछा गया, किस वंश में हुआ है? वंश इनका है इक्ष्वाक वंश में, क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे शुद्धोधन। ये शुद्धोधन ना, शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम आप बता सकते हैं? इनकी माता का नाम कौशल्या, इनकी माता का नाम कौशल्या, महामाया और वैष्णवी, कौन सा सही जवाब होगा? इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम महामाया है, सही जवाब है। और आपको बताना है इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु सॉरी, इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? विकल्प में है, आपको बताना है इनकी मृत्यु कहां पर हुई है और इनके पुत्र का नाम आपको बताना है। बस दो आसान सा सवाल आपसे पूछ के आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? लाहौर है, सासाराम है, दिल्ली है? एकदम से आपके लेवल के क्वेश्चन है। अब आप लोग इसमें रिप्लाई में लेट करेंगे तो फिर हमारी क्या गलती है? और फास्ट रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हाँ, इनके एक बेटे थे, राहुल नाम है जिनका, राहुल नाम था। और यहाँ पर हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही भाई, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। विकल्प आपका सी से होता है, दिल्ली में स्थित है। और इसकी जो इमारत है ना, ये मुगल वास्तु कला से प्रेरित है। वैसे भी हुमायूं का है तो ये मुगल वास्तुकला से ही प्रेरित होगी। हम्म और इस जगह पर ना कई और लोगों के भी कब्र स्थित है। और ये जो इमारत है ना, ये विश्व धरोहर घोषित है, विश्व धरोहर घोषित है ये। और मकबरे की वास्तुकला 4 बाग शैली में है। ठीक है, 4 बाग शैली में है। और जो ताजमहल की कला शैली से
काफी मिलती जुलती है। अगला प्रश्न हमारा आप सभी की स्क्रीन पर। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आपको बताना है। आगे आप बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ध्यान से देखेंगे। गोपाल कृष्ण को बहुत बढ़िया, लड़कियां तो एकदम से पहले नंबर पे हैं, लड़कियां पहले नंबर पे हैं। अब हमें क्या पता, अपनी इज्जत बचाइए ना। गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प आपका सही हो जाता है विकल्प डी, महात्मा गांधी। बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, बता सकता कोई? जन्म कब हुआ है और कहां पर हुआ है? पहले रिप्लाई देखते किसकी आती, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ है? हमको तो इसमें भी कंफ्यूजन, आप गलत कर देंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ है? हम्म आगे कहां पर हुआ है? अक्टूबर में हुआ है। चलिए, एक रिप्लाई आई लड़कों की तरफ से पहले ही अक्टूबर में खाली। अब अक्टूबर में कब हुई है इसकी रिप्लाई आ जाती है। बहुत बढ़िया है। इंशा 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869, अभी लड़के कहेंगे कि हमारी रिप्लाई पहले आई। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। पोरबंदर गुजरात में हुआ है। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ है। और आपको यहाँ पर बताना है, इनको जो महात्मा की उपाधि थी ये किसने दी थी? महात्मा की उपाधि ये किसके द्वारा दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और विंस्टन चर्चिल, किसके द्वारा दी गई है? आगे बताइए जल्दी से। सही जवाब यहाँ पर जल्दी से बताइए आप। ओके 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 ओके, सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। और राष्ट्रपिता इन्हें किसने कहा? राष्ट्रपिता इन्हें किसने कहा? राष्ट्रपिता विकल्प यही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल। सही जवाब। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होगा? ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? राष्ट्रपिता की उपाधि राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और इनकी हत्या कर दी गई थी कब? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं ये आपको बताना है। और इनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने की थी। अब 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं ये आपको बताना है। और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, केन्या, वेनेजुएला, कोलंबिया। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? शहीद दिवस बिल्कुल है। 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। हम्म सही है। सवाना घास के मैदान ये इधर पूर्वी अफ्रीका। हाँ ओके, सरकारी, एकदम से सही जवाब की तरफ बढ़ गए, तुक्का मार ही लिए, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है। अच्छा, फ्री का सवाना अफ्रीका ट्रिक, ओके भाई, फ्री का सवाना अफ्रीका। हाँ सही सही सही, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा विकल्प डी से हो जाता है। विकल्प डी है सवाना घास के मैदान, ये पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन सभी में पाए जाते हैं और ये भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। अच्छा ये बताइए, सवाना जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? जल्दी से बताएंगे, उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कौन सा सही जवाब होगा? ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल इमोजी कभी ना चिपका देंगे, पीली बन जाओगी।
अगला क्वेश्चन हमारा उष्ण है शीतोष्ण है? चलिए चलिए जल्दी से, ये सही जवाब हो जाता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से स्कर्वी, वेरी वेरी रतौंधी, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भाई। आप लोग संख्या नहीं बढ़ाते हो, पता नहीं, जैसे लगता है दिल से अच्छा नहीं लगता क्लास, या फिर पढ़ाने का तरीका, कुछ तो बताइए, कुछ हिंट दीजिए, चेंज करूं। हाँ, चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसू आसान क्वेश्चन है। ओके, विटामिन बी, यहाँ पर हम कुछ जोड़ दे, विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग होता है? बी6 हम पूछ रहे हैं, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं, हम विटामिन बी6 पूछ रहे हैं, बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी सिक्स देखो देखो सबको क्या, कुछ भी, विटामिन बी6 की कमी से विकल्प आपका डी से होता है, एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी6 की कमी से आपकी जो बॉडी होती है ना, थकी थकी सी, कमजोर सी महसूस करती है। शरीर में विटामिन 6 की अगर कमी है तो मतलब आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त की कमी जब होती है तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, ऐसे को रिलेट करके पढ़ा जाता है बच्चे, ठीक है। विटामिन बी6 की कमी के कारण जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, ये क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। वहीं शरीर में आयरन की कमी भी होने लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बताना है, हाँ, बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, क्या हुआ है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पाद से? क्लास में अगर किसी ने भी, अगर क्लास से रिलेटेड कोई कमेंट करना हो तो आप लोगों का स्वागत है। अगर इसके अलावा कोई करेंगे तो हम ब्लॉक कर देंगे, और ये पूरा पंचायती का अड्डा नहीं है, ठीक है। साफ साफ शब्दों में आपको बता दे रहे हैं। और कुछ एक दो बच्चे हैं जो कि खाली फालतू में ऐसे बात ही करने आते हैं, एक भी कमेंट उनका इससे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है, और वो मेरी नजर में है, कई दिन से भी जल्दी ही शुरू की है उन लोगों ने क्लास। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध, विकल्प आपका यहाँ पर सही होता है सी, झींगा मछली से है। झींगा मछली के साथ साथ प्याज भी है, झींगा मछली के साथ साथ प्याज से भी संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ये बताना है आपको, विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, जल्दी से चलिए, आगे देखिए, बताइए तो पहले कौन है झींगा मछली उत्पादक देश में? पहला नंबर किसका है? पहला नंबर आता है भारत का। झींगा मछली, विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश भारत है। अच्छा, दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है, आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? एकदम से ना आप लोग की रिप्लाई में इंटरेस्ट ना कुछ है, और कुछ बच्चे नाम खाली बदल के आ रहे हैं, मुझे पता है।
और एक ही दो हैं एकदम से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, सामवेद है। आप लोगों को बड़ी हंसी आती है ना उनके कमेंट पे, एक ग्रुप बना लीजिए, फिर कमेंट में उनके हंसी आ जाए तो पता चल जाएगा पूरा। आप लोगों को टाइम वेस्ट करना ठीक है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने आते हैं सीरियसली उनको पढ़ने दीजिए, बाकी आप कुछ भी करें अपने लाइफ में क्या ही फर्क पड़ता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सही जवाब यहाँ पर सबसे प्राचीनतम वेद है ये ऋग्वेद। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम। ऋग्वेद सर्वाधिक वैदिक सर्वाधिक प्राचीन वैदिक संस्कृत ग्रंथ है, और ये किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराना माना जाता है ऋग्वेद। तो सबसे पुराना ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और इसमें अगर हम सूक्ति की बात करते हैं तो 1028 सूक्त हैं, और कुल ऋचाएं कितनी हैं? 10,580 ऋचाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा, सही जवाब। इसमें भी गलती आ रही है, बहुत बढ़िया। 26 जनवरी 1950 भी आ रहा है। क्या ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। पारित यहां पे हमने पूछा है, पारित कब हुआ? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ये पारित हुआ, ठीक है, ये पारित हुआ, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। राइट, ये प्रभावी हुआ 1950 को। क्लियर है? और इसी दिन 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस, मौलिक दिवस, संविधान दिवस, कौन सा सही होगा? चलिए विकल्प आपको दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कौन सा सही जवाब होगा? सुशासन दिवस, मौलिक है, संविधान दिवस, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो इसका सही जवाब होता है संविधान दिवस है, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था, और संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, और इसके तत्काल बाद ही देश जो है दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कब की गई? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, इसका सही जवाब होता है। और इसके तहत सती प्रथा, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था और अन्य जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन चलाए गए। और अच्छा ये बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? चलिए हम विकल्प आपको बताते चलते हैं। शेरशाह, हुमायूं, अशोक, अकबर, किसने दी है? अकबर द्वितीय ने दी है। सही जवाब होता है अकबर द्वितीय ने दी है। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आएगा, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर सही जवाब हो जाता है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। विकल्प बी हमारा सही होता कृष्णा है, ठीक है। कृष्णा नदी, वो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना, तेलंगाना।
तो तेलंगाना राज्य के कृष्णा नदी पर, कहां पर है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया। किसका, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया। और कब किया गया, 1966 में पूरा हुआ इसका। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताएंगे, इस बांध की नींव किसने रखी थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और इसका उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, माइक्रोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हाँ, दिल से शेयर करेंगे, दिल से। हम्म तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है माइक्रोफोन का आविष्कार। विकल्प आपका यहाँ पर सही होता है, विकल्प आपका बी सही होता है। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, एमिली, एमिली वर्लिनर, वर्लिनर। ठीक है। माइक्रोफोन जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में माइक कहते हैं ना, माइक, ये है एक, मतलब ये ध्वनि को विद्युत संकेतक के रूप में बदलता है। ध्वनि को किसमें, विद्युत संकेतक के रूप में बदलता है, ध्वनि को। और आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले एमिली वर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग टेलीफोन ट्रांसमीटर के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। हाँ, कहाँ से इन लोगों को माइक वाइक भी मिल जाता है, मतलब कमेंट में। सही जवाब यहाँ पर हो जाता है राज्यसभा का सभापति, विकल्प यहाँ पर हमारा सही होता है, राज्यसभा का सभापति, विकल्प आपका सही सही होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और ये भारतीय लोकतंत्र का ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जबकि जो लोकसभा है वो क्या है, लोकसभा निचली, लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा मानी जाती है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 240, 245, 230, 235। सही जवाब कौन सा होगा, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। रिप्लाई नहीं आ रही है अभी, ओके। 31, 245। अच्छा, ये आपको बताना है इनके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष। कौन सा सही जवाब होगा, यहाँ पर सही जवाब होता है 6 वर्ष। ठीक है। और राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल पदमुक्त होते हैं, 1/3, 2/3, 3/2। कौन सा सही होगा, अब यहाँ पर बताइए, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प। अब यहाँ पर जल्दी से बताइए, 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, 2/3, 3/2, कौन सा सही होगा। हाँ, चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, 1/3, क्या बात, 1/3 जो 100% ना, 100% गलत है। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे साल पदमुक्त होते हैं। 1/2 पढ़े हैं,
अच्छा। चलिए भाई, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो 2/3 वाले है ना, हमारी बात सुन के काहे 1/3 को गलत काहे करती है? अब देखो क्या था, 1/3, 2/3, 3/2। अब ध्यान से सुनिए, रिप्लाई आई बच्चों की 1/3। मैंने कहा 2/3, सभी ने अपना रिप्लाई बदल दिया। नहीं, गलत नहीं करवा रहे, हम गलत बिल्कुल भी नहीं करवा रहे, बिल्कुल भी नहीं करवा रहे गलत। लेकिन आप लोग क्यों गलत कर देते हो? क्या बात हुई? चलिए। हाँ, गुमराह कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, बहुत तगड़ा गुमराह कर रहे थे। ना कॉन्फिडेंस ना डगमगाए भाई, बाकी तो हम तो है ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। कैसे डगमगा जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई बात नहीं। ओके भाई, बहुत आसान से, 1/3 और 2/3 में कोई कंफ्यूजन नहीं। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर आपको बताना है, धूप के चश्मे की पावर। कॉन्फिडेंस की कमी है, बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस की, यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। बाकी तो हम 1/3 2/3 बता के ही तो आगे बढ़ेंगे ना। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। धूप के चश्मे की पावर, अभी पता है जब आप पीछे से किसी को चौंक चौंक के, हे तुम बताओ बताओ, 1/3 2/3, वो पता है जब कहेगा कि, आपके मन में कंफ्यूजन तो चलता ही रहता है 1/3 2/3 का, फिर वो कहेगा कि 1/3 2/3 है। अगर आपको पता है कहीं से 100 में से 90% लग भी रहा होगा 1/3, अगर किसी ने कह दिया नहीं 2/3 है, आप पता है 1/3 छोड़ देंगे और 2/3 पे बढ़ जाएंगे। यही चीज हम आपसे बार बार कहते हैं, कभी भी मत किसी के कहने पे पड़िए, भले गलत हो, लेकिन जो जान रहे हैं, किसी न किसी लॉजिक से तो जान रहे हैं ना। तो धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प आपका डी से होता है, 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर है। और धूप के चश्मे की पावर, जो डायोप्टर होता है, पहली बात तो ये जानिए, डायोप्टर जो है, एक मिनट, डायोप्टर ये लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। क्या होता है? प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। और ये, और किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है 1 मीटर हो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, आप में नहीं, दूसरे साइंस वाले एग्जाम में। देखिए, किसी भी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उसकी जो प्रकाशीय शक्ति होती है वो 1 डायोप्टर होती है। अच्छा, आपको यहाँ पर बताते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जो डायोप्टर होता है ना, उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है या ऋणात्मक, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, 25 मीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, आगे बताइए, जो आप लोग ऐसे बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर तो ये देखिए, उत्तल लेंस में ना, उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर पॉजिटिव होता है, आप लोगों की रिप्लाई सही आ रही है, ठीक है। और ये देखिए, जब अवतल लेंस की बात पूछी जाए तो पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, तो अवतल के लिए नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर एक आ रहा है 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप बताएंगे, ये पता है किसकी रिप्लाई आ रही है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर है? अब आप लोग बताएंगे जल्दी से। हम्म देखिए, अब यही है, मीटर सेंटीमीटर में आप ही लोग कंफ्यूज हुए। सही जवाब आपका होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अरे भाई, थोड़ा सा अपने आंख से आगे ही तो आप सही से देख पाएंगे, 25 मीटर थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा?
1 मीटर ही अपना दोनों हाथ आप बढ़ाते हैं, एक हाथ से लेकर के यहाँ से लेकर के कंधे तक 1 मीटर हो जाता है, तो 25 मीटर कितना दूर हो, कितना स्पष्ट आप देख सकते हैं। ये तो सोच सकते हैं ना, जब कभी कंफ्यूजन हो भी आपके अंदर तो आप ये सोचिए 25 मीटर कितना लंबा हो जाएगा, तो स्पष्ट कितनी दूरी आप देख ले जाएंगे। आंख है कि गिद्ध है, तो 25 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो ये इससे ये कंफ्यूजन दूर करिए, थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रेडी हैं आप लोग? हाँ, झुकिए मत, लेकिन सही तो रिप्लाई करते रहिए, मत झुकिए, हम कह ही नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? 1 मिनट रुक जाइए। भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। चलिए थोड़ी सी स्पीड के साथ, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर हमारा सही जवाब भी हो जाता है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ होगा? इंग्लैंड में हुआ होगा। और 1857 के समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे, और 1858 के बाद प्रथम वायसराय बने। पहले गवर्नर जनरल थे, तो फिर बाद में वायसराय बने थे ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं? शायद नहीं पता होगा। 1858 के बाद भारत के प्रथम वायसराय बने थे। और चलिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को जब सत्ता हस्तांतरित की गई ना, इसके बाद भारत सरकार का पुनर्गठन जो हुआ था, इनकी अध्यक्षता में ही हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार का जो पुनर्गठन हुआ है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जब भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसमें कंफ्यूजन रहती है ना, ये भी हमको पता है, वायसराय और ये गवर्नर जनरल में आपका कंफ्यूजन रहता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, सार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार का मुख्यालय, देखिए हम फास्ट चल रहे हैं तो आप लोग भी फास्ट फास्ट चलिए। सार का मुख्यालय कहाँ पर है? सार का मुख्यालय, आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे। सार का मुख्यालय यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। सार का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है काठमांडू। विकल्प आपको यहाँ पर सी होता है, नेपाल के काठमांडू में है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना की बात करते हैं 1982 है या फिर 1983 है? सही जवाब कौन सा होगा? सार्क की स्थापना कब हुई है? एग्जैक्ट डेट 10 दिसंबर 1982 है, फिर 1983। थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। 8 दिसंबर कंफर्म है, इधर 1982 है, फिर 1983 है। सही जवाब है 8 दिसंबर 1985। ठीक है, पता है, आप खुद सोचिए कितनी बार हम इसको बता चुके हैं। इसका सही जवाब है 1985 है। ठीक है, वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। वर्तमान में कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। पहले 7 थे, 8 कौन कौन से हैं? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान है। इतना हो गया, 7 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताते चलते, जो 8वां देश है, 8वां देश 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया। 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में शामिल किया गया था। कौन सा है? ये सही जवाब हो जाता है अफगानिस्तान। विकल्प पे चिपके रहिए ना। ओके, इसका ये 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 8वां सदस्य देश कौन सा बना? अफगानिस्तान है। अच्छा, इसका 19वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? सार्क का, भारत में या पाकिस्तान में? विकल्प सही दिया मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताओ। जबकि शीला की रिप्लाई गलत थी, लेकिन पता है कितने बढ़िया से गिरा। अच्छा लग रहा है मैम, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, गिर वन्य, कान्हा, जिम कार्बेट। एकदम से दिमाग में प्रेशर डाल के करेंगे ना तो कुछ नहीं याद रहेगा, रिलैक्स होकर के पढ़िए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर सही हो जाता है। विकल्प आपका डी सी होता है, विकल्प डी। 1936 में बना था, तो ये हेली नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया था, हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाने लग गया है। और सही पूछिए तो अब जिम कार्बेट भी नहीं है, अब क्या हो गया है? पहले हेली था, फिर जिम कार्बेट हुआ, फिर अब रामगंगा हो गया है। अब ये क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक है। हम्म आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विनय आपका कमेंट हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, चाहे बच्चों से आप करते हैं चाहे मेरे से ही कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? मैंने इस कमेंट के लिए नहीं कहा, और भी बाकी के लिए आप खाली डिस्टर्ब करते हैं। मंदिर है, स्थान है, मंदिर है और स्थान है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मंदिर और स्थान। अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में, कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। कौन सा सही जब मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अक्षरधाम मंदिर महाराष्ट्र में तो नहीं है, ये तो आप सभी को पता है, दिल्ली में है। और क्या मंदिर है, मतलब ये कहाँ पर है? दिल्ली में। आप लोग गए हैं अक्षरधाम? हाँ, अक्षरधाम दिल्ली में है। ठीक है। और इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में मान्यता मिली हुई है। और ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर है, मतलब इसका आपको बताते हैं, इसका जो परिसर है ना, ये 100 एकड़ में फैला हुआ है, 100 एकड़ में फैला हुआ है। और आपको बताते चलते हैं, इससे रिलेटेड जो खास बात है, इसका परिसर जो 100 एकड़ में फैला हुआ है ना, तो ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। किस वजह से? इसका जो परिसर है वो 100 एकड़ में फैला हुआ है, जो सबसे ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आटाकामा मरुस्थल, और फास्ट रिप्लाई, आप लोगों की रिप्लाई बहुत ही स्लो आ रही है ऐसे। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, विकल्प आपका सी होता है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। किसके अनुसार? नासा के अनुसार। नासा का फुल फॉर्म कब क्या है और इसकी स्थापना कब हुई है? नासा का फुल फॉर्म और नासा की स्थापना कब हुई है? चलिए जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? 81, 72, 81, 72 है, दोनों की डेट अलग है। 72, 81 मत जाइए, 1981, 1872, 1881, 1972 है। बिल्कुल सही है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? सही जवाब हो जाता है 1881 में, विकल्प आपका सी से होता है, 1881 इसका सही जवाब है। ठीक है, 1881 में। तब से हर 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद जनगणना का प्रावधान शुरू किया गया। और भारत में पहली जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, मेयो, रिपन, लिटन। कौन सा सही जवाब होगा? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहां पर कौन सा सही जवाब होगा? लॉर्ड रिपन। हाँ, मेयो फिर कहां गए? मेयो के शासनकाल में। देखिए,
1881 में शुरू की गई, तब से 10 वर्ष बाद जनगणना का प्रावधान शुरू किया गया। भारत में जो पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई ना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, रिपन कहां से आ गए भैया? रिपन का कोई जिक्र ही नहीं है। रिपन तो ठीक ठाक थे, डलहौजी भी आ गए। चलिए, अब यहां पर आप ये देखिए, फिर उसके बाद आजादी मिलती है, तो आजादी के बाद वर्ष 1949 से 1949 से 1949 में जनगणना अधिनियम बना, जिसके तहत वर्ष 1951 से जनगणना कराई गई। 1951 की जनगणना कराई गई, और फिर उसके बाद से जनगणना हो रही कंटिन्यू। और हमारी अंतिम जनगणना कौन सी है? 2002 है, 2021 है, 2011 है। कौन सी है लास्ट की जनगणना? और जो लास्ट की जनगणना है वो हमारी 15वीं जनगणना है। तो लास्ट वाली कौन सी, इतना तो आप बता ही सकते हैं ना। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है। कोई बात नहीं, सारे दुख हम झेल रहे हैं, रिपन लिटन सब है, मेऊ को आप एकदम से, मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन, इससे ज्यादा दुख क्या ही हो सकता है? दुख की कोई सीमा है ही नहीं है भाई। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया था? हमारा एकदम से फेवरेट क्वेश्चन है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया? हाँ, 2011 है, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है अहमद शाह अब्दाली। विकल्प आपका डी सी होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराम भाऊ ने किया था ना। और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत होती है, और यहीं पर था ना, अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ या फिर बेलगांव अधिवेशन? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? सूरत अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ या फिर बेलगांव अधिवेशन? कौन सा सही जवाब होगा? यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है, कौन सा अधिवेशन होगा? लखनऊ अधिवेशन है ना। हाँ बिल्कुल, जग जाहिर, ये कई बार हमने करवाया है। लखनऊ अधिवेशन 1916 का, बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही। आप लोगों की ये रिप्लाई बड़ी सही आई है। अब लियो, लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1916 को, यहाँ पर नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। और इस समझौते के जो मुख्य वो थे, अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक थे। और इस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया? उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया? 20 है, 75, 18 है, 403 है? उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया? 20 है, 75 है, 18 है, 403 है? सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए, उत्तर प्रदेश को कुल 18 संभागों में विभाजित किया गया। विकल्प सी से होता है, 18 संभागों में विभाजित किया गया है। और उत्तर प्रदेश के एक मंडल में कम से कम कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, और ज्यादा से ज्यादा 6 जिलों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? लखनऊ है शायद ना। और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? वाराणसी, फैजाबाद, सहारनपुर,
जल्दी से बताइए, सही जवाब कौन सा होगा? हम्म। हाँ हाँ, सहारनपुर सही है। देवेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सहारनपुर सही जवाब है। यहाँ पर सही जवाब होता है, जो सबसे छोटा मंडल है वो सहारनपुर है। हम्म। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु की वजह से नहीं होता है? ध्यान से देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु की वजह से नहीं होता है? चलिए, सही जवाब यहाँ पर कौन सा हमारा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है? सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, चेचक है। सी की कितनी रिप्लाई करेंगे? हम्म। सभी सी की रिप्लाई कर रहे थे। विकल्प आपका बी से हो जाता है, चेचक है। ये चेचक जो होता है वायरस की वजह से होने वाला रोग है। और यहाँ पर आप देखिए, ये है जो आप इधर देखेंगे, जीवाणु से होने वाले रोग में इधर आता है आपका टिटनेस है। और क्षय रोग है, टाइफाइड है। टाइफाइड आपका जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है। डिप्थीरिया जीवाणु की वजह से होता है, विषाणु की वजह से रेबीज है, खसरा है, ट्रेकोमा है, एड्स है, छोटी माता है, ये सब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक है, शिमला है, देहरादून है, राजमुंदरी है। बहुत सारे प्रश्न सभी एग्जाम में आए थे। याद करने का तरीका, हमने एक ट्रिक बनाई है। अभी वीडियो, उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहली वीडियो तो वही है, वायरस बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग थे उनकी ट्रिक। तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तंबाकू शोध संस्थान, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर है? राजमुंदरी कहाँ पर है? भारतीय, ये जो राजमुंदरी है, कर्नाटक है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। सही जवाब कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तंबाकू शोध संस्थान। और नो टोबैको डे, नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 31 मई, जितिन, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? आपको याद होगा, हमने एक वीडियो बनाया था, ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का वीडियो है, जिसमें हमने आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था, आपकी मतलब भारत की सीमा का विस्तार, ये सारे। तो उसमें बताया था कितने देश, कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है भारत को। भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? 9 है, 8 है, 7 है, 6 है? 7 देशों की सीमा, विकल्प आपका सी से होता है। 7 देशों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें आपका यहाँ वाला इधर आ जाता है, बांग्लादेश है। ठीक है। अब इधर चीन तो है ही है पूरा, पाकिस्तान इधर है आपका, फिर नेपाल आता है, म्यांमार इधर आ जाता है, भूटान भी है। हाँ, और साथ साथ में इधर छोटा सा इधर हो जाता है आपका, अफगानिस्तान है। करेक्ट। तो ये है। इनमें अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इनमें से सर्वाधिक जो सीमा है, सर्वाधिक सीमा, एक तो इतना पुतिन जी ने मतलब रिप्लाई कर करके सबको बता ही दिया है। तो ये देखिए, सबसे जो सर्वाधिक लंबी सीमा है, किस देश की है? भारत की सीमा जो बन रही है किसी देश के साथ, तो उसमें सबसे बड़ी सीमा किस देश की है? हम्म। सही जवाब होता है बांग्लादेश है। क्या होगा? बांग्लादेश इसका सही जवाब है। ठीक है, बांग्लादेश इसका सही जवाब। बांग्लादेश के साथ ही इसकी सीमा लगभग है 4096 किलोमीटर के करीब है। अच्छा, उसके बाद ये बताइए, पाकिस्तान किस नंबर पे आता है? पाकिस्तान पहले नंबर पे तो आएगा नहीं, दूसरे नंबर पे आता है या फिर तीसरे नंबर पे? पाकिस्तान किस नंबर पे आता है?
नहीं, मेरा काम नहीं आसान करते हैं वो, आप लोगों का एकदम से आसान कर देते हैं। आप लोग वही नकल करके बताने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा? बांग्लादेश की सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है अफगानिस्तान की। हाँ, पाकिस्तान का थर्ड नंबर पे आता है। चलिए अब समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया? आपको बताना है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया इन्हें। हाँ, एक रिप्लाई आ रही है, 1 मिनट, उपासना की है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। स्थली तो बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। चलिए, हाँ, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए सन 1892 में उदारवादी दल के लिए मतलब चुना गया था। ठीक है। और क्या है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का नाम आप लोग बताइए। पुस्तक का नाम विकल्प में अब लंबा सा लिखना पड़ेगा, पुस्तक का नाम आपको बताना है। पुस्तक का नाम फटाफट से बताएंगे, पुस्तक का नाम। पावर्टी, बिल्कुल सही, बिल्कुल हमें समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राइट, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बस आप पॉवर्टी लिख देंगे तब भी हम समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम बस ये वेट कर रहे हैं कि आप लोगों में से किसकी रिप्लाई इसमें गलत हो सकती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, अटलांटिक। सही जवाब कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, अटलांटिक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, देख रहे हैं, देख रहे हैं, एशिया ही है। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, एशिया है। अच्छा, पहले नंबर पे, अच्छा क्रम से पूरे कितने महाद्वीप हैं? 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं, कौन सा सही होगा? 6, 5 या 7? हाँ, चलिए यहाँ पर बताइए सबसे, जो देखिए यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले नंबर पे एशिया है, दूसरा है अफ्रीका है, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप, सातवां है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटे महाद्वीप की बात करते हैं तो कौन सा है सबसे छोटा महाद्वीप? आप लोग रिप्लाई करेंगे, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका आता है, ये है ऑस्ट्रेलिया। हम्म सबसे बड़ा एशिया है। अच्छा, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब यहां पर बताइए, एशिया, ध्यान से देखेंगे, एशिया जो महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश बताइए। कक्षा 5 का जो क्वेश्चन है ना, वो अभी रिप्लाई आ रही है। सबसे बड़ा देश हमने पूछा, रसिया आ रहा है। इसका सबसे बड़ा देश जो है चीन है। सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश है मालदीव। ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैसे, क्या है? इसकी सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग है। यांगसी क्यांग जो कहते हैं, यांगसी क्यांग।
यांगत्सी क्यांग है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए ऐसे। आसान सी आसान से क्वेश्चन में आप लोगों की ये रिप्लाई है। कभी आसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यांगसी क्यांग ये चीन में बहती है, एशिया की सबसे लंबी नदी। अभी मैंने आपसे पूछा, हाँ सबसे बड़ी झील कैस्पियन। लक्ष्मी बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन है, कैस्पियन है, ये सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने होते हैं, बस ये नहीं कि मैंने महाद्वीप ये पूछ लिया तो बहुत ही आसान से ये सिंपल से आप इसे कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ मतलब और चीजें भी ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? आपको बताना है जल्दी से। क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? तो सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाता है भारतीय संविधान में दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। विकल्प आपका बी से होता है, 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, और आपको बताते हैं वर्ष 1982 में 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत दल बदल कानून पारित किया गया था। और इसके तहत क्या होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ठीक है, इसमें जो अयोग्य घोषित करने की शक्ति होती है ना, सदन के अध्यक्ष के पास होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ग्रैमी है, रेमन मैग्सेसे है, नोबेल है, भारत रत्न है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। ये जो पुरस्कार है एशिया के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और ये मैग्सेसे जो थे ना, फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो पुरस्कार है भारत में पहली बार पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कहाँ गए आप लोग, हैं कि? ठीक है, विनोबा भावे, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाता है, विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में लॉयंस ये उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? लखनऊ है, कानपुर है, आजमगढ़ है, इटावा है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? हम्म, लायन सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा में है। विकल्प आपका डी से होता है, ये सब तो आप भूलेंगे नहीं है। हाँ, ये एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक माना जाता है, तो मतलब छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? हम्म, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होती है। विकल्प आपका ए से होता है, क्षोभ मंडल।
और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जिसकी ऊंचाई मतलब 8, उधर देखेंगे आप जो भाई गोलार्ध होता है 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, और जो ये क्षोभ मंडल होता है इसमें तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 64 डिग्री सेल्सियस होती है, और इसे हम सबसे इंपॉर्टेंट संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ कब किया गया? अटल भूजल योजना ये इसका शुभारंभ कब किया गया आपको बताना है जल्दी से। अटल भूजल योजना इसका शुभारंभ कब किया गया? अटल भूजल योजना हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 2019 इसका सही जवाब होगा। 2019 में, एक मिनट ये गलत है, 25 दिसंबर 2019 वाला सही है। विकल्प भी 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, डूरंड है, 17वीं समांतर रेखा है। आपको बताना है भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ है, मैकमोहन है, डूरंड है, 17वीं समांतर रेखा है। तो भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन को मैकमोहन रेखा, विकल्प आपका बी से होता है, मैकमोहन रेखा अलग करती है। ठीक है, और जबकि जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, जिसका निर्धारण 1947 में सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। और जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। और इसी प्रकार से 17वीं समांतर रेखा जो है, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। किसमें है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। क्लियर है? अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था आपको बताना है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत? ये सही जवाब हो जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 100% विकल्प आपका यहाँ पर सी से होता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। ठीक है, और ये मेनली जब इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ना था तब इन्होंने ये नारा दिया था, और उनके बेटे थे राजीव गांधी ने भी इस नारे का ही उपयोग किया। और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका बल दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको हम बता चुके हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र, इसी के साथ ही क्लास को करेंगे कंप्लीट। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नहीं, खत्म ही कर देते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर ये लिखा है NH2 होल ट्वाइस, ऐसे फिर CO, तो यही बात हुई NH2CO NH2, यही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपके यहाँ पर बी से होता है। क्लियर, बात तो वही हुई ना। तो ये है, और आपको बताते चलते हैं, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ इसे माना जाता है, यूरिया को ही माना जाता है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? यूरिया है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, कौन सा है? कानपुर है, बेलगांव है, मद्रास है, अहमदाबाद है।
इसका सही जवाब हो जाता है एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है, बेलगांव अधिवेशन है। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था जो कि 1924 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से प्रारंभ होने वाले इसके अधिवेशन थे और इसमें प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है? 2.7%, 3.7, 1.7 या फिर इतना, कौन सा सही होगा? भारत में कुल सड़कों की लंबाई का 1.7%, विकल्प आपका सी से होता है, 1.7% राष्ट्रीय राजमार्ग है। परंतु इसमें कुल जो आवागमन का है 40% आवागमन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती मीरा कुमार, सुचिता कृपलानी, सुषमा स्वराज है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, विकल्प आपका बी सही होता है। ये कांग्रेस की प्रमुख नेता मानी जाती थी और इन्होंने 15वीं लोकसभा में, कब? 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम से प्रतिनिधित्व किया था। और आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली वन नीति 1952 में, विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, 1952, 1952 में लाई गई थी। उस समय ना उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था, उस समय उत्तराखंड भी शामिल था। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं, तालाब है, कुएं और नलकूप, सभी, कौन सा सही हो? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन आपको बताना है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं और नलकूप है, विकल्प आपका डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुएं और नलकूप है, नहीं, विकल्प आपका यहाँ पर कुएं और नलकूप सही होता है। भारत में कुएं और नलकूपों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 56% सिंचाई करा, मतलब 56% सिंचाई की जाती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल के लिए निर्धारित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निर्धारित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हमारा होगा? यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा विकल्प बी, 20,000 रुपए। देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में स्टार्ट की गई, जो कि 2002 में समाप्त हुई। इसका उद्देश्य मानव संसाधन में वृद्धि करना, औद्योगिकीकरण करना था। इस योजना में बीपीएल परिवार की वार्षिक आय का स्तर 20,000 करना था, ठीक है, 20,000 करना ये उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न होता है, नहीं है, हम आपसे पूछते हैं आज का सवाल। एकदम से डिफरेंट पूछेंगे, आपको बताना है एमडीएम, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी, कब, कैसे, क्या क्या हुआ था। और इसमें आपको बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच के खर्चों का निर्वहन कैसे होता है और यहाँ पर कैसे होता, फिर पर्वतीय राज्यों में कैसे होता, केंद्र और राज्य के जो पैसे होते हैं उसका निर्वहन, मतलब कितना % योगदान देती है। ये सरकारी योजना है तो इसमें केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी देती है। तो एमडीएम का फुल फॉर्म, साथ साथ में कब योजना शुरू हुई, किस नाम से शुरू हुई, तो सारी चीज आपको बताना है। और इसी के साथ ही आज की क्लास को करेंगे कंप्लीट और रिवीजन में कल करेंगे। रिवीजन जैसे कल क्लास स्टार्ट होगी, आज टाइम हो चुका है, जैसे कल की क्लास स्टार्ट होगी रिवीजन करेंगे और सुबह 10 बजे की क्लास आप लोग जरूर देख लिया करिए।
और अगर ऐसे इंटरेस्ट रहा तो हम क्लास उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। भाई बहुत मेहनत लगती है, पता है, बहुत ज्यादा। और टाइम का आप सभी जानते हैं, आपके पास नहीं होता तो हम तो कैसे गिरते पड़ते पहुंचते हैं। हम्म। तो मिलेंगे फिर, आपसे 10 बजे मिलते हैं, और आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट करते हूँ। बहुत ही, पता नहीं, बहुत मेहनत और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, बहुत टाइम सेविंग वीडियो है आपके लिए। बाकी नॉलेज तो बहुत ज्यादा मिलती है, और हाँ, पीडीएफ तो हम इकट्ठे प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सभी से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।